नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट लगाया था, एक या दो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। बच्चों, आपको ये देखना है गौर से कि देखो साथ के साथ हमें अदर सब्जेक्ट को भी लेके चलना है, क्लियर है। उसमें भी हम आपको जीके की प्रैक्टिस और कराएंगे। एक प्रैक्टिस सेट है सामने, जो हमने सुबह आप लोगों के सामने जो इंग्लिश का लगाया था उसी में है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि साथ के साथ जीके पर भी फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हैं जीके के नंबर आपके रिजल्ट में ऐड होंगे, ठीक है ना। तो आपको बेहद अच्छे तरीके से ये बात ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से हमें इंग्लिश जीके को भी साथ लेके चलना है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ जीके में कराए जाएंगे, आप ये ध्यान रखिए बहुत अच्छे तरीके से कि जीके में कराए गए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बहुत हैवीली छांट के इनकी जो सर्चिंग की गई है, ठीक है ना। आप लोगों को यह ध्यान रखना है, ये साथ के साथ आपको याद करते हुए चलना, कल के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। बिना देरी लगाए हम शुरू करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी बताया भी आप लोगों को, ठीक है ना, सभी बच्चों को आराम से तसल्ली से बिल्कुल स्लो कराऊंगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन साथ के साथ करते हुए चलना है, क्लियर है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है हमें। पढ़िए, पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, क्या दिया गया है आपके सामने। पहला प्रश्न पढ़िए, इसे पढ़िए, क्या दिया गया है ये पहला प्रश्न। तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, हाथियों का सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में उपयोग किया। जो एलिफेंट्स थे उनका यूज वॉर में सबसे पहले किस स्टेट ने किया। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर सबसे पहले हाथियों का जो उपयोग था युद्ध के लिए वो मगध ने किया था। किसने किया था सर? मगध ने। तो आप याद रखेंगे जो मगध राज्य था, मगध ने सबसे पहले अपने मतलब वॉर डिफेंस में क्या किया कि एलिफेंट्स का यूज किया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे हाथियों का सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में उपयोग किया, ठीक है। तो मगध राज्य ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों? मगध ने। आपसे बोला जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का नारा था वो किस देश से दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि जब वो सिंगापुर में थे तब वहीं से उन्होंने ये स्लोगन दिया था, जहां बोला था उन्होंने कि दिल्ली चलो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे ये नहीं पूछा कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो आप याद रखेंगे गुरु तेग बहादुर। किसके मेरे प्यारे बच्चों? गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों ने क्योंकि तैयारी की हुई है आप लोगों ने अच्छे से, तो आपको ये बताना है कि ये बताइए जो 54 वाला जो क्वेश्चन है इसके आपको सारे ऑप्शंस करके दिखाने हैं, तब आपको आंसर कराया जाएगा। कराइए। देखिए, आपको प्रश्न बोला गया है कि कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। बताइए बच्चों, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आप याद रखेंगे सर कुचिपुड़ी कहां पर डांस होता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में, क्लियर है। नेक्स्ट है, आदि पेरुक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो आपका आदि पेरुक्कू नाम का जो फेस्टिवल है या उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे बच्चों तेलंगाना में। नहीं सर, कहाँ मनाया जाता है? केरल में या आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो आप याद रखेंगे सही आंसर होगा सर तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जो यानी कि पश्चिमी देशों में जो सप्तऋषि नक्षत्र होता है, जो हमारे स्काई में सप्तऋषि नक्षत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे बिग डिपर के नाम से। किस नाम से? बिग डिपर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे गर्म ग्रह। साथ ही साथ देखो हमारे सोलर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो सोलर सिस्टम से बनने वाले क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा सबसे गर्म ग्रह पूछा गया, कौन सा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। तो सभी बच्चे बताएंगे कौन सा होता है गर्म ग्रह, शुक्र, यानी कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, वीनस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वीनस, ठीक है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, क्लियर है। वीनस क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। मेरे प्यारे बच्चों बुध के बारे में आपको क्या फैक्ट पता है, बताइए जरा ध्यान से, बुध के बारे में बताइए। तो आप याद रखेंगे सर मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। कैसा है मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। कैसा है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। साथ ही मार्स क्या है, रेड प्लेनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। किस नाम से, रेड प्लेनेट के नाम से। और जुपिटर सर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, ठीक है, जुपिटर कैसा है, लार्जेस्ट। तो चारों ऑप्शंस हमने क्लियर किए। पहला मरकरी, मरकरी कैसा है सर, सबसे छोटा ग्रह। कैसा है, सबसे छोटा भी है और सूरज के सबसे पास भी है, ठीक है, सूर्य के सबसे पास भी है और सबसे छोटा भी है। शुक्र हमारा सही आंसर होगा, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। और मंगल, हमारे मंगल को यानी कि मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति को हम सबसे बड़ा प्लेनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पर आपको दिया गया है, उसमें बताया गया है कि बताइए पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत, यानी कि आप इस प्रकार से समझिए कि पृथ्वी के सतह यानी कि ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ। इस सतह से लेके जो ये ऊपर वाली परत होती है, कौन सी परत, जो ध्रुवों से तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी कि पोल से तो कितनी 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 16 यानी कि जो ये इक्वेटर की लाइन है, ये इक्वेटर लाइन से इसकी जो डिस्टेंस पड़ती है वो 16 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो जहां ये 16 किलोमीटर तक है, बताइए इस परत का नाम क्या है या इस लेयर का नेम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ हम साथ के साथ रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी बच्चे मेरे, आप क्या करेंगे, आप फटाफट से अर्थ के पास यानी कि अर्थ के चारों तरफ पाई जाने वाली कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कितनी लेयर्स पाई जाती हैं बताइए। तो आप हमें तुरंत बताओगे सर 5 लेयर्स। कितनी लेयर्स, 5। हम आपसे बोलेंगे चलिए पांचों के नाम लिखिए, लिखिए फटाफट से पांचों के नाम। चलिए, तो आप देखेंगे, लिखिए पांचों के नाम। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कौन सी लेयर आएगी, तो आप बताओगे सर ट्रोफोस्फीयर। कौन सी आएगी, ट्रोफोस्फीयर। क्लियर है। दूसरी बताइए, तो दूसरे पे आप बताओगे सर स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी आएगी बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर है। नंबर थर्ड, बताइए थर्ड नंबर पर कौन सी आएगी, तो थर्ड नंबर पर आप याद रखेंगे कौन सी आएगी बच्चों, मीजोस्फीयर। कौन सी आएगी, मीजोस्फीयर। क्लियर है, बताइए क्लियर है। नंबर 4 पर कौन सी लेयर आती है, तो इस लेयर को आप जानते हैं थर्मोस्फीयर के नाम से। किस नाम से, थर्मोस्फीयर के नाम से। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद बताइए नंबर 5 पर कौन सी आएगी, तो सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सोस्फीयर। क्या बोला जाता है, एक्सोस्फीयर बोला जाता है। क्लियर है, क्या बोला जाएगा, एक्सोस्फीयर बोला जाएगा। आप देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए, देखिए आप लोगों को दिखाई, तो अभी दिखाई दे रहा है या नहीं, तो आप लोगों को यहां बताया गया है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है हमारा कि जो पृथ्वी की सतह से
यानी कि अर्थ सरफेस से जो लेयर हमें दी गई है, जो लेयर मतलब पोल से तो 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 16 किलोमीटर। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेटर से तो 16 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ढक गया है, इसे देखते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे तो सबसे पहली जो हमारी लेयर होती है, जिसका नाम हमने बताया आपको ट्रोफोस्फीयर। क्या बताया? ट्रोफोस्फीयर। इस ट्रोफोस्फीयर की ही लेयर जो कि हमारी किस में होती है? पोल्स पर तो होती है 8 किलोमीटर में, और हमारी इक्वेटर से लगभग 16 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर तक की रेंज इसकी होती है। क्लियर है? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुनिए। जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो कौन सा जल डमरू मध्य। देखो जल डमरू मध्य क्या होता है, आप लोग समझिए ध्यान से। जल डमरू मध्य, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक लैंड पोर्शन है, ठीक है। जब दो लैंड पोर्शन के बीच में कोई भी वाटर बॉडी, यानी कि कोई भी महासागर हो सकता है, जब वो लैंड पोर्शन, जब वो वाटर बॉडी दो लैंड पोर्शन को अलग कर देती है, जब वो उसे अलग करती है तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेट। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट। और हिंदी में इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। जब आप देखेंगे कौन सा जल डमरू मध्य, यूरोप और अफ्रीका। देखिए ध्यान रखिए, एक लैंड पोर्शन है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका। क्या है? एक है लैंड पोर्शन यूरोप, दूसरा अफ्रीका, कि इनमें से कौन सा यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? तो देखिए पाक जल डमरू मध्य, जो पाक स्टेट है मेरे प्यारे बच्चों, पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को ये अलग करता है। जिब्राल्टर, बेरिंग या डेविस। अब आप सही आंसर बताइए। तो आप याद रखेंगे सर, जो जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो यूरोप को और मतलब यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है पाक खाड़ी। कौन सी खाड़ी के मध्य है? यानी कि पाक खाड़ी जो है वो किस खाड़ी के बीच में स्थित है? तो आप याद रखेंगे मन्नार और बंगाल की खाड़ी। जैसे आपका जो बे ऑफ बंगाल पड़ता है, जो बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ मन्नार है, उसी के बीच में बे ऑफ पाक सिचुएटेड है। क्लियर है? आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि आपकी इंडिया वाला जो ये भाग है, ये जो इंडिया वाला भाग है, यहां पर जो ये वाला भाग है, इस भाग में ही, इस भाग को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? BOB, जिसे हम बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? ठीक है, आप याद रखेंगे बे ऑफ बंगाल वाले हिस्से में, जो ये बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा है, इसी के बीच में स्थित है आपके, जहां जैसे यहां पर ये जो नारियल शेप में आपका श्रीलंका जो है, देखिए ये जो श्रीलंका वाला भाग है, इस श्रीलंका के बीच में और यहाँ पर यहीं पड़ती है आपकी पाक स्ट्रेट। क्या पड़ती है? पाक स्ट्रेट, जिसे आप पाक जल संधि के नाम से जानते हो, और यहीं पर आपकी बे ऑफ पाक यानी कि पाक की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ घाटी, यानी कि दक्षिण भारत की, जो साउथ इंडिया की सबसे फर्टाइल क्या वैली, सबसे फर्टाइल घाटी, उस, अब देखो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, ध्यान रखना। आपसे प्रश्न बन सकता है कि सबसे दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। क्या प्रश्न बन सकता है बच्चों कि दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तब तो आपको नाम याद रखना है कम्बम घाटी। क्या बोलते हैं इसको? कम्बम घाटी। क्या बोला जाता है इसको? कम्बम घाटी बोला जाता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए कम्बम घाटी किस राज्य में स्थित है? आपसे क्या प्रश्न बनेगा कि बताइए कम्बम घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए बच्चों, जवाब दीजिए फटाफट से, किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखेंगे सर तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में कम्बम घाटी जो है वो सबसे, वो कम्बम घाटी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। दूसरी चीज, कम्बम घाटी जो है वो साउथ इंडिया की मोस्ट फर्टाइल वैली है। यानी कि मोस्ट फर्टाइल के मतलब से हम क्या समझते हैं? मोस्ट फर्टाइल वैली मींस यहां पर जो फसल या क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक पावर प्लांट, क्या बोलते हैं बच्चों? किसी भी प्रकार से मिल सकता है आपको लिखा हुआ। एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो एटॉमिक पावर प्लांट पूर्ण रूप से स्वदेशी, कैसा? नेटिव, यानी कि पूर्ण रूप से जो स्वदेशी पावर प्लांट है वो कहाँ बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे कलपक्कम में। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? सही आंसर क्या होगा? कलपक्कम। और कल, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलपक्कम पड़ता कहाँ है, आप ये भी तो बताइए। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो कलपक्कम एक जगह है ये तमिलनाडु में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? तो साथ के साथ हम लिखते हुए चलेंगे तमिलनाडु में। कहां पर? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में पड़ती है। और ये जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन खोला गया है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए, ये जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन खोला गया है इसका नाम है मद्रास। क्या नाम है बच्चों? मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। साथ के साथ लिखते रहिए, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में मैप्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? मैप्स के नाम से, ठीक है। कैसे? M फॉर मद्रास, A फॉर एटॉमिक, P फॉर पावर और S फॉर स्टेशन, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट की जगह आप यहाँ क्या कर सकते हैं? स्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखें और पढ़ें तब बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किन दो महासागरों से होकर गुजरती है? जो हमारी अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी जो डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, आपको याद रखना है। क्या प्रश्न बन सकता है? तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? तो प्रश्न हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए कौन सी जल संधि से होकर, ये कौन सी जल संधि से होकर हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो आप बताएंगे बेरिंग स्ट्रेट। कहाँ से? बेरिंग स्ट्रेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री, यानी कि सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है? सीधी सीधी बात कहें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए इनमें से किसे सह्याद्री कहा जाता है या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, कौन सा घाट? वेस्टर्न घाट। आप इस प्रकार से याद रखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है हमारी इंडिया का, इसी को बोला जाता है सह्याद्री। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? सह्याद्री बोला जाता है। क्लियर है? अब देखें तो कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। क्लियर है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? सबसे कठिन प्रश्न तो अब आया है, ठीक है ना, सबसे हार्ड क्वेश्चन तो अब आया है। तो बताएं अब इस हार्ड क्वेश्चन को किससे कराना होगा? सर कराएं। तो सबसे हार्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं। अब आपको, आप सभी लोगों को जैसे ही आप वीडियो देखो, सबसे पहले 28 स्टेट्स के नेम एंड उनकी कैपिटल्स आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके छोड़ देनी है, यानी कि कमेंट बॉक्स में उनके बारे में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस? देखिए बच्चों ध्यान से समझना, कौन सी गैस? प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी। कौन सा? जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप देखें कि बताइए कौन सी गैस इनमें क्या नहीं करती, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्पफुल नहीं होती। तो मेरे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि पहली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से, तो सर ये तो प्राइमरी का, ये तो मेन गैस है, ये मेन गैस है या नहीं बताइए? तो आप देखें सर कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन, या वी कैन से दैट कि इट इज द प्राइमरी गैस। ओके, यानी कि सर ये प्राइमरी गैस है। दूसरा मीथेन, सर मीथेन भी प्राइमरी गैस है। जलवाष्प पाई जाती है क्या? यानी कि सर जलवाष्प भी पाई जाती है। तो हम याद रखेंगे सर नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती। कौन सी नहीं पाई जाती?
नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी नाइट्रोजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखकर दे देगा, ठीक है। जब नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो तो हम इसे सही करेंगे, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चों बिल्कुल आराम से करना है, बड़ी वीडियो रखेंगे नहीं, लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी। 25 कर करके हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि आपसे पूछा गया है जो सीजीआई होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट है। चलिए सभी बच्चे इससे पहले इस क्वेश्चन को छोड़िए, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश का रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने अभी आपके सामने बोला कि सीजीआई की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आप सभी लोगों को अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग लिखकर तुरंत से कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, ठीक है। सीजीआई यानी कि अपॉइंटमेंट की मीनिंग लिखेंगे तो आपको पता है सर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। चलिए बच्चों एंड की तरफ जा रहे हैं, तब तक आप सभी लोग एकदम फुल जोश में करिए प्रैक्टिस सेट को, आपके साथ लगे हुए हैं हम भी। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए भारतीय संसद में उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है, अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं? तो ये तो कोई भी बता देगा सर, किस नाम से जानते हैं? सर अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा। क्लियर है बच्चों। हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो ये सबसे हार्ड प्रश्न आ गया। अब इस प्रश्न का आंसर तो सर को भी नहीं पता, बताइए। तो यानी कि इसका क्या आंसर होगा? हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को ही हम महात्मा के नाम से बुलाते थे या महात्मा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात बच्चों इसमें एक नाम और दिया गया है इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं, जैसे क्या नाम दिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम दिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने क्या किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे हम बोलते हैं वंदे मातरम, क्या बोलते हैं? वंदे मातरम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बनता है कि बताइए फेदोमीटर का उपयोग किस चीज के मापन में किया जाता है? जो हमारा फेदोमीटर है वो किस चीज के लिए उपयोगी है? तो आप याद रखेंगे सर फेदोमीटर यानी कि सर भूकंप किससे नापते हैं? तो मैंने आप सभी लोगों को लिखाया है भूकंप के लिए सीस्मोग्राफ। क्या लिखवाया है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ में दूसरी चीज जो स्केल यूज किया जाता है उस स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल या रिचर स्केल, ठीक है, जिसे हम रिक्टर पैमाना या रिचर पैमाना के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे सर जब भी महासागर की गहराई या ओशियंस की डेप्थ नापी जाती है, तो जब भी ओशियंस डेप्थ की बात होगी तब हम फेदोमीटर का यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे एवोकाडो जो फ्रूट होता है उसमें जो विटामिन होती हैं वो प्रोटीन जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सूची फर्स्ट का यानी कि लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। क्या ये बताइए जुताई किससे की जाती है, बुवाई किससे की जाती है, कटाई किससे की जाती है और थ्रेसिंग किससे की जाती है? चलिए बताइए। आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाता है, बताइए बताइए बुआई किससे करोगे आप, कटाई किससे करोगे? तो जो भी गांव वाले लोग होंगे उन्हें पता है दरांती किससे कहा जाता है, ठीक है। दरांती एक ऐसा औजार है किसानों का जिससे वो अपनी फसल को क्या करते हैं, काटते हैं। तो आप जानते हैं कटाई यानी कि सी का चौथा होना चाहिए। देखो सी का चौथा मिला और सी का चौथा मिल गया, ये भी गलत ये भी गलत, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए जुताई किससे करोगे, हल से करोगे या नहीं करोगे? यानी कि ए का तीसरा मिलना चाहिए, ये मिल गया ये मिल गया, यानी कि ये तो पहले ही गलत था, ये भी गलत था। तो ए का तीसरा यानी कि सर पहला वाला सही है, यानी कि जुताई हल से करेंगे, ठीक है। जुताई हल से करने के बाद बुआई किससे करेंगे हम? सीड ड्रिल से। किससे करेंगे? सीड। देखो यहां से समझ में आ रहा होगा, सीड यानी कि बीज, और बीज जिससे डाले जाते हैं उस मशीन को बोला जाता है सीड ड्रिल। क्या बोला जाता है? सीड ड्रिल।
थ्रेसिंग किससे करेंगे? कंबाइन से करेंगे। किससे करेंगे प्यारे बच्चों? कंबाइन से करेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मीथेन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? या आपसे प्रश्न बन सकता है कि बताइए मीथेन का दूसरा नाम क्या है। आपसे क्या प्रश्न बनेगा कि बताइए मीथेन का दूसरा नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोला जाता है बच्चों? मार्स गैस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? मार्स गैस। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 का टीका नहीं है। जो कोविड-19 एंड कोविड के समय पर जो वैक्सीन बनाई गई उसी को कोविड का टीका बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो कोविड-19 की इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं है। तो हम याद रखेंगे सर कोवैक्सीन भी एक वैक्सीन थी, कोव-2 भी लगाई गई थी और कोविशील्ड भी, लेकिन कार्बेवैक्स का यूज नहीं किया गया था। क्लियर है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर हमारा होगा कार्बेवैक्स। क्या होगा बच्चों? कार्बेवैक्स। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का या इस क्लास का। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? भारतीय नौसेना में कर्नल के समकक्ष, कर्ण समकक्ष का मतलब क्या है? कर्नल के बराबर बताना, आपको बताना है कि भारतीय नौसेना यानी कि जो नेवी होती है, नेवी में कर्नल के बराबर की रैंक कौन सी होती है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है सर कर्नल के बराबर रैंक होती है हमारी कप्तान। कौन सी होती है बच्चों? कप्तान। सही आंसर क्या होगा? कप्तान। कौन सा? कप्तान यानी कि कैप्टन, जिसे क्या बोलते हैं? कैप्टन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 25 क्वेश्चंस किए। सभी बच्चे हमें तुरंत अपना स्कोर बताएंगे कि इस मॉक टेस्ट में इस बढ़िया मतलब 25 क्वेश्चंस में से उन्होंने कितना स्कोर किया। सभी लोगों का स्कोर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप लोगों की मेहनत लगातार इसी प्रकार से चलती रहेगी या चल रही है। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों से इसके बाद विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।